कि मैहर के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, बाहर के लोगों को नौकरियां ज़्यादा मिलती है। आपने कभी इन कंपनियों के साथ बैठकर स्थानीय भर्ती के लिए कभी दबाव बनाया है? अगर 2030 में कोई बच्चा आप ये पूछे कि विधायक जी रहते हुए आपने उनके लिए क्या किया, मैहर को क्या दिया, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं खुद लोगों को एक एक चीज़ का हिसाब दूंगा, एक एक चीज़ का एक एक पैसे का हिसाब बता दूंगा उनको। तो एक काम जो रहेगा, जो तो आप अपने अगले चुनाव से पहले करके देंगे कि यार ये पूरा मैं कंप्लीट करके दूंगा। सबसे ज़्यादा मेरे मन में है, आपके कार्यकाल में रिंग रोड देख पाएंगी जनता मैहर की? मेरा पूरा प्रयास होगा। कमलनाथ जी के ओएसडी हुआ करते थे प्रवीण कक्कड़, उनके कारण मेरी टिकट कटी। स्थिति ये थी कि कमलनाथ जी मेरे को पहचानते नहीं थे, लेकिन मेन मेरे को पीड़ा थी कि मेरा जो प्रदेश अध्यक्ष था मेरे पार्टी का, वो मेरे को पहचानता भी नहीं था। कि आपने आपकी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी, फिर आप भाजपा में आए। अगर सिंधिया जी आज कांग्रेस में होते तो आप भाजपा से विधायक होते। नारायण त्रिपाठी जी से आपका राजनीतिक मुकाबला है। अगर आज आप उनको राजनीति को अलग कर दें तो आप उन्हें किस रूप में देखते हैं? वहाँ दुकानें भी खुलेंगी माँ शारदा लोक में, आप बना कर देंगे क्या? सारा कॉम्प्लेक्स बनेगा, दुकानें भी खुलेंगी। मेरे मन में लक्ष्य है कि भूमि पूजन हम वही करेंगे जिसका हम लोकार्पण करेंगे। तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि 5 साल में मैं मैहर को ऐसे झलका दूंगा कि लोग सोचते रह जाएंगे कि मैं पारदर्शिता रखने का आदी हूँ। कमियाँ मेरे में भी है। आपको ऐसा कुछ लगा तो आप शेयर करो, आप बताओ कि यहाँ पे आपने गलत किया, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कपिल शो में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मैहर विधानसभा के विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी जी। मैहर एक ऐसा क्षेत्र जो ना कि सिर्फ मां शारदा धाम के लिए बल्कि पिछले कुछ वर्षों से यहाँ की राजनीति और विकास को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का केंद्र रहा है। एक तरफ मैहर को जिला बनने का दर्जा मिला, तो दूसरी तरफ यहाँ की राजनीति ने कुछ ऐसे बदलाव देखे जिसने पूरे विंध्य क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक ऐसा नेता जिसने लगातार संघर्ष किया, 2 बार चुनाव भी हारे, राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया और आखिरकार जनता के विश्वास के साथ विधायक बन के विधानसभा पहुँचे। इनका कांग्रेस से लेकर भाजपा तक का सफ़र, मैहर को जिला बनाने की कहानी, रिंग रोड, रोजगार और मैहर के विकास से जुड़े तमाम सवाल पर आज हम खुलकर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी जी का। राजनीतिक बातें तो हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपके संघर्ष से। आप 2 बार चुनाव हारे, लेकिन आपने फिर भी हार नहीं मानी। उस दौर ने आपको क्या सिखाया? देखिए, संघर्ष ही जीवन का मूल मंत्र है जी। अगर आप संघर्षशील हैं तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरा उद्देश्य कोई राजनीति में आना नहीं था जी। मैं बदेरा गांव से हूं। मेरे बड़े पिताजी वहां के सरपंच हुआ करते थे, और जब मैं देखता था कि लोगों का आना जाना लगा रहता है और वो छोटे छोटे काम लेकर के आते थे, उस समय सरपंच को प्रधान जी भी बोला करते थे जी। तो ये देख करके कि लोग बाग आते हैं, उनका काम होता तो कितना खुश होकर के जाते थे। उसी को देखते हुए धीरे धीरे मेरा मतलब रुझान सामाजिकता की ओर आया और मैं सामाजिक कार्य करता रह गया। इसके बाद एक चुनाव 86 में सरपंच का आया। अच्छा। तो लोगों ने गांव के मिलकर के ने मेरे को चुनाव लड़ा दिया और चुनाव बीच में स्थगित हो गया। अच्छा। मेरा बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन चुनाव फिर परिणाम नहीं आ पाए। इसके बाद 94 में मैं जनपद का चुनाव लड़ा। हमारे क्षेत्र के बहुत ही बड़े लीडर हुआ करते थे अजीत सक्सेना। अच्छा। और अजीत सक्सेना की शख्सियत के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। उनके पिताजी प्रशासक थे और अजीत सक्सेना चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे। अच्छा। हैवी पर्सनालिटी थी और बचपना भी था। चुनाव लड़ गया मैं, और चुनाव लड़ा तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि उस समय पे मैं मैहर तो छोड़ दीजिए, आप सतना जिले का सबसे कम उम्र का सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला प्रत्याशी चुना गया था। फिर इसके बाद चूँकि आरक्षण था, दोबारा फिर आरक्षण हुआ तो दूसरी जगह से गया, फिर वहाँ से चुनाव लड़ा। इस बार फिर तिवारा, मतलब इस तरह से मैं जनपद के चुनाव लड़ता चला गया। जो आपने बोला कि आपने 2 बार चुनाव लड़ा जी, तो जो मैं 2003 में चुनाव लड़ा था, वो चुनाव अब क्या बता दूं, मेरा दुर्भाग्य था या क्या था, लेकिन कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं चुनाव नहीं लड़ा होता तो यहाँ के बारे में मैं सोचता भी नहीं। वहाँ पर अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग आए और बोले नहीं आपको चुनाव लड़ना चाहिए, और मैं चुनाव लड़ गया। कुछ मेरे जो गार्जियन थे, जो मेरे शुभचिंतक थे, उन्होंने मना भी किया, लेकिन थोड़ा सा चुनाव का एक जुनून होता है। और जब जुलूस निकला तो मैं देखा कि पूरा कटरा बाजार एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक है, और जैसा जैसा चुनाव नज़दीक आता गया कारवा घटता गया, लोग कहते हैं बढ़ता गया, वहाँ बिल्कुल घटता चालू हो गया। जब पीछे मुड़ करके देखा तो खाली नज़र आया। इसके बाद चुनाव हुआ, वोटिंग पड़ी। वोटिंग में मतलब मैंने चुनाव को चुनाव जैसे लड़ा, मतलब ऐसा नहीं मानते हुए कि मैं चुनाव कहीं लड़ाई में नहीं हूँ। इसके बाद व्यवस्थित चुनाव लड़ा, अनुभव मेरे को हुआ। और काउंटिंग में जब हम जा रहे थे तो मेरे साथ के 20-25 लोग जो एजेंट लड़के थे वो सब साथ में थे।
कोई मेरे को 20,000 बता रहा था, कोई 25,000 बता रहा था। उत्साह था क्योंकि उन्होंने काम किया था मेरे लिए। फिर मैं उनसे बोला कि मैं भी बोलूँ क्या, तो बोले हाँ बोलिए। मैं बोला 7,000। अच्छा, वोटिंग का? नहीं, रिजल्ट वोट कितना मिलेगा। हाँ हाँ। तो 2 लड़के वहीं पे लेट गए। बोले भैया इस ठंडी में हम गद्दे लपेट लपेट करके मोटरसाइकिल में गए हैं और काम किए हैं और आप 7,000 बता रहे हैं। मैं कहा भैया आप राजनीति की परिभाषा नहीं जानते हो। राजनीति में मेरा माहौल एकदम से गिर गया। जिन लोगों के कहने पे मैं चुनाव मैदान में आया और वो सब बाहर चले गए। कोई बीएसपी का काम करने लग गया, तो कोई अपनी आगे टीआरपी बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी पे ड्यूटी लगा करके दूसरे विधानसभा में चला गया। तो जब मैं लोगों के बीच में जाता था तो लोग वो कहते थे कि भाई आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन जिसने आपको चुनाव लड़ाया वो कहाँ है। और वो तभी मेरे समझ में आ गया और रिजल्ट आया। आप आश्चर्य मानेंगे, मैं 7200 वोट पाया। अच्छा, तो राजनीति भी करनी चाहिए तो यथार्थ की करनी चाहिए। हवा की राजनीति आप करेंगे तो धोखा खा जाएंगे। जिन लोगों ने आपका साथ दिया वो चले गए थे? वो सारे के सारे जितने लीडर, एक नहीं सारे। अच्छा, सारे के सारे सब अपना मतलब जो लोगों का उद्देश्य था उस उद्देश्य में वो लोग सफल हुए। 2023 किसी की का बात कुछ, है। हाँ 2003 की बात बता रहा हूँ मैं। किसी का बात है। उद्देश्य था कि किसी को हराना है, किसी का उद्देश्य है कि ये एक प्रत्याशी है उसकी टीआरपी घट जाएगी, वो वोट कम पा जाएंगे तो फिर मेरे को आगे नंबर आ जाएगा। मैं बात थोड़ा बिंदास करता हूँ, सच बात रखने तो का। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया? नहीं, मैं पार्टी से चुनाव ही नहीं लड़ा था। अच्छा, मैं तो निर्दलीय था। अच्छा, नहीं, मैं कोई पार्टी से चुनाव नहीं लड़ता, मैं निर्दलीय था। और इसके बाद पे फिर मेरे मन में तो था ही, वहाँ से मेरे मन में उत्कंठा जारी हुई कि अब मेरे को विधायक बनना है। फिर भी एक पार्टी के प्रति तो रुझान होगा कि मुझे इस पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ, यहाँ के नहीं 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 नहीं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अच्छा, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा तब था, किसी पार्टी को सपोर्ट लेकिन नहीं वो करते थे? चुनाव लड़ना मेरे लिए एक आगे के लिए एक रास्ता था। अच्छा, और एक मैसेज चला गया पूरे विधानसभा में कि ये व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। मेरे मन में भी आया कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। सही है। इसके बाद प्रयास करता रह गया। 13 में भी मेरा करीब करीब टिकट फाइनल हो गया, लेकिन अपने में ही कुछ गड़बड़ हुआ और फिर आखिरी में मेरा टिकट कटा। 18 मेरे को कांग्रेस से टिकट मिला और उस समय पे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी हो गए। कमलनाथ जी के ओएसडी हुआ करते थे प्रवीण कक्कड़, उनके कारण मेरी टिकट कटी। आखिरी दिन मतलब स्टेबल रही आई, रुकी रह गई। इसके बाद में आखिरी दिन मेरे को टिकट मिली, तब तक मेरा माहौल ख़त्म हो गया था और मैं 2800 से चुनाव लूज कर गया 18 में। अच्छा, तो जरूरी नहीं है कि जीतने के लिए चुनाव में, बस बताने के लिए कि मैदान में भी कोई और भी खड़ा है। हाँ है, जो चुनौती दे सकता और मैं 2882 वोट से चुनाव लूज कर गया। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव लूज करने के तीसरे दिन मैं कार्यालय जो मेरा था उसी तरह से कार्यालय खुला, उसी तरह से लोगों का आना जाना रहा, उसी तरह से लोगों की मैं मदद करता रह गया। इस बीच में 15 माह के अंदर अंदर आपको मैं बताया ही कि जो राजनीति थी उस समय का कांग्रेस की, वो पार्टी बेस पर नहीं रह गई, व्यक्तिगत रह गई। तो फिर घटनाक्रम हुआ और 15 माह में ही कांग्रेस की सरकार गिर गई। स्थिति ये थी कि कमलनाथ जी मेरे को पहचानते नहीं थे। मैं 52,000 वोट पाया था। मैं उनसे मिलने गया तो कभी मेरा नाम लेके नहीं बुलाए। उस चीज़ की मेरे को पीड़ा थी और मैं थोड़ा सा वैचारिक रूप से सनातनी था। मैं मेरा ओइला आश्रम गुरु आश्रम है, मैं वहाँ पे दिन रात सेवा भी करता था, लोगों के मदद करने में हमेशा खड़ा रहता था। तो विचारधारा तो मेरी पहले से मिलती जुलती थी। फिर एक ऐसा मौका आया कि मैं 24 अक्टूबर 22 को भारतीय जनता पार्टी में आ गया और जिस दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो दिन रात संगठन का काम करना, कार्यकर्ताओं का काम करना लगा रहेगा। उसका परिणाम ये हुआ कि 2023 में मेरे को टिकट मिली और जनता के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिसने टिकट दिया, मैं उनके भरोसे में खरा उतरा और 24,010 वोट से चुनाव जीता। कभी इतने उतार चढ़ाव के बीच आपको लगा कि यार राजनीति छोड़ देनी चाहिए, इतना थक नहीं, गए? राजनीति छोड़ने का मन तब आता जब मेरा उद्देश्य केवल विधायक बनना भर होता। अच्छा, एक्चुअल में मेरा उद्देश्य, आप कभी मैहर आइए, मैं आपको माता रानी के दर्शन भी करवाऊंगा, मैहर के क्षेत्र से घुमाऊंगा। मेरा उद्देश्य जन सेवा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं पहली बार का विधायक काम किया। मैं जिस दिन से विधायक बना उस दिन से मेरे मन में लालसा है, एक आशीर्वाद ही कहना चाहिए गुरु महाराज की और वहाँ के जनता का आशीर्वाद कि मैं विधायक बना, मैहर जिला बना और माँ शारदा लोक का गठन हुआ और काम करने का इतना अच्छा मौका मिला मेरे को, इतना अच्छा मौका मिला कि अब मैं क्या बता दूँ। मैं आज की डेट तक अभी लगातार 2 दिन मैं अपने परिवार को नहीं दिया। मेरे मन में ये लग रहा था कि मैं क्या कर दूँ। उसी को लेकर के जैसे मैंने काम करता रहा, उसको डेली के डेली लिखता गया
और 2 साल बेमिसाल के नाम से मैंने एक अपना पुस्तक भी लिखी। रिपोर्ट कार्ड, पुस्तक कह दीजिए, रिपोर्ट कार्ड मैंने जनता के बीच में रख दिया। लोग बाग RTI लगाते हैं कि आपने क्या किया क्या किया। मैंने जनता को बता दिया कि मैंने क्या किया। हाँ, सही। मैं एक एक नए पैसे का हमने क्या किया क्या नहीं किया, क्या दिन हमारा गया, कितने कार्यक्रम के, सारा कुछ मैंने जनता के बीच में रखा। अच्छा, सर आज आपको लोग विधायक के रूप में देखते हैं। विधायक बनने से पहले श्रीकांत चतुर्वेदी कैसे थे? मैं तो समझता हूँ कि पहले भी मैं ऐसे ही था और आज विधायक बनने के बाद भी ऐसे ही हूँ। कोई चेंजेस नहीं आए लाइफ चेंज स्टाइल? मेरे ख्याल से आना भी नहीं चाहिए। बचपन से आपका राजनीति में आने का सपना था या परिस्थितियों ने इस ओर आपको ला दिया? मैं आपको बताया ना कि मेरे बड़े पिताजी सरपंच थे, उनको देख करके फिर मेरा मतलब इस तरह अच्छा, रुझान हुआ। सर विधायक बनने से पहले भी आप सामाजिक काम करते थे, तो राजनीति में आने का जो विचार है वो सत्ता से मिला या सेवा से? देखिए सेवा सर्वोपरि। देखिए सत्ता बोलने के लिए कुछ भी बोलेगा, मेरे को ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मैंने सत्ता का सुख जाने नहीं। सत्ता का सुख किसको कहते हैं? मैं जिस तरीके से पहले था आज भी उसी तरीके से हूँ। मैं लोगों की मदद पहले भी करता था, अब क्या बताऊँ। आप काफ़ी वर्षों से शव वाहन चला रहे हैं, हमने सुना है, जो डेड बॉडीज़ को घर से घाट तक ले जाती हैं। ऐसा करने के शव पीछे वाहन एक सेवा है, हाँ, एक राजनीति की लाइन नहीं है। अपने पर्सनल खर्चे पर? शव वाहन भी चलाया, शव यात्रा भी चलाया। जी जी। मैं कोविड काल की बात बताता हूँ और उसके बाद से मैहर के लोगों के एक थोड़ा सा एक आदत भी बदल गई है, उसको मैं अच्छा नहीं समझता। मैंने लोगों के पास जाके बोलता भी हूँ कि सुविधा है, लेकिन अब लोग बाग शहर की खास करके मैं बात करता हूँ कि लोग बाग अपने माँ बाप को कंधा नहीं देते, लेकर के कंधे लेकर थोड़े दूर तक आते हैं, फिर मेरे गाड़ी से शव वहाँ से फिर मतलब वहाँ तक लेके जाते। ये उचित नहीं है। मेरा उद्देश्य था कि जो गरीब क्षेत्र जो हॉस्पिटल आते हैं और हॉस्पिटल आकर के उनका सारा पैसा दवा में लग जाता है, और जो उनके घर के जो वो पेशेंट ख़त्म होता है तो उनके गार्जियन परेशान हो जाते हैं, तो उनको उनके गांव तक मैं लेके जाता हूँ। मेरे यहाँ से मेरा ड्राइवर इतना बढ़िया है कि उनके यहाँ चाय पानी भी नहीं पीता, कुछ मदद की तो आवश्यकता नहीं, वो खुद हाथ पकड़ करके उतरवाता है और रखवाता है, उनको पहुँचा करके फिर वापस आ जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दिन में मैंने 8-10 शव वाहन एक दिन में भिजवाए हैं। अच्छा, अपने पर्सनल खर्चे पे? हाँ, वो कृपा है गुरु महाराज की। अच्छा, और इतना तो करना चाहिए, मानव जीवन है तो। अच्छा अच्छा अच्छा। सर मैं ये चाहूँगा जानना कि आपने आपकी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी, फिर आप भाजपा में आए और आज आप भाजपा से विधायक हैं। ये जो आपका फैसला है ये परिस्थितियों का था या फिर ये किसी प्रेशर में आपने लिया है? नहीं, परिस्थितियाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, या फिर विचारधारा में? मैं आपको एक चीज़ बताया। हाँ, विचारधारा तो मेरी सनातनी पहले से थी जी। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सनातन की बात करती है, राष्ट्रीयता की बात करती है, तो इससे मैं प्रभावित था। जो लोग बार बार संघ संघ बोलते हैं, मैं संघ से तो मैं जब कांग्रेस में था तब से जुड़ा हुआ हूँ और उनके कार्यक्रम में मैं सहभागिता भी लेता था। कांग्रेस से ही संघ में? मैं कांग्रेस से में जो था तब भी मैं संघ से जुड़ा हुआ था। अच्छा, संघ कोई पार्टी नहीं है। तो आपत्ति नहीं हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को? मैं आपत्ति की बहुत ज़्यादा चिंता कभी नहीं किया। अच्छा सर, सिंधिया जी 2020 में भाजपा में आए, अगर वो आज भाजपा में नहीं होते तो आप क्या कांग्रेस में होते आज? मैं एक चीज़ निवेदन करना चाहता हूँ कि सिंधिया जी जब मैं कांग्रेस में था एक तरफा मेरे नेता थे। हाँ, आज भी वो लीडर है, आज वो, इसमें कोई कहने में संकोच नहीं है। लेकिन सिंधिया जी 2000 आपने ही बोला कि 20 में आए और मैं आया कब? 2022 में। 22 में 24 अक्टूबर 2022 को आज भी वो ध्यान है। उन्होंने ही मेरे को प्रेरित किया, उनके प्रेरित से मैं आया। लेकिन मेन मेरे को पीड़ा थी कि मेरा जो प्रदेश अध्यक्ष था मेरे पार्टी का, वो मेरे को पहचानता भी नहीं था। अच्छा, और जो पार्टी में एक कार्यकर्ता को लीडर पहचाने नहीं, वहाँ रहने का कोई समय बर्बाद करने का कोई मतलब भी नहीं था। और महाराज साहब का तो था ही। मैं सिंधिया जी को क्योंकि इतना ज़्यादा अपनापन है उतना मेरे को इसलिए मिलता रहा कि जी, मैं उनको बिना बिंदास मतलब महाराज भी कहता हूँ। तो महाराज का आशीर्वाद था और उन्होंने मेरे को बोला कि तुम वहाँ समय बर्बाद करते हो और ये बहुत बढ़िया है, भारतीय जनता पार्टी में आओ, यहाँ की विचारधारा बहुत अच्छी है। और चूँकि वो आ चुके थे, वो मैं देखा भी, एक भरोसा भी था, काम करने की शैली भी मैं देखा। वो जब भारतीय जनता पार्टी में आए, कुछ लोगों का कहना था कि वो कांग्रेस में थे, अब भाजपा में आए, वो ज़्यादा दिन भाजपा में नहीं रह पाएंगे, लेकिन उनकी कार्यशैली उससे भी बेहतर हुई। और जब हम कांग्रेस में आए, हमारे जो कार्यकर्ता थे तो अपने कार्यकर्ता को सीधे डांटते थे, बोले सुनो ये कांग्रेस नहीं, ये भाजपा है, यहाँ की कार्यशैली अलग है, हम उनके घर में आए हैं। सही है।
तो उनके काम का इतना बड़ा तरीका है, उसको देखते हुए जब वो उड्डयन मंत्री का उनको प्रभार मिला, उन्होंने काम करके दिखाया। इसके बाद दूरसंचार का भी मिला तो भी उन्होंने कर करके दिखाया। और पूर्वांचल का जो उनको पैकेज मिला उसमें भी उनको काम करने की भूख रहती है, ललक रहती है। और चूँकि शुरुआत में मैं उनके साथ रहा तो मेरे को भी अच्छा लगा, और मैं भी, मेरे को लगता है जज्बा है एक मन में कि मैं काम करता रहूँ। अच्छा, मतलब कांग्रेस से आपकी विचारधारा अलग क्यों हो गई? ये कोई सा एक मुद्दा है जिससे आपकी और कांग्रेस की विचारधारा अलग हो गई? कांग्रेस की विचारधारा तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कुछ है ही नहीं। अच्छा। अब राजनीति मैंने किया था, मैंने आपको बताया कांग्रेस से शुरुआत मैंने किया था। मैं यूथ कांग्रेस से शुरुआत किया था। यूथ कांग्रेस के बाद में मैं कांग्रेस में जिला किसान कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा जी जी। और काम करता रहा, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे काम करता रहा। ऐसा कुछ समझ में नहीं आता था। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आपका करीबी माना जाता है। आपको लगा कभी कि सिंधिया जी के समर्थन ने आपकी राजनीतिक जीवन की दिशा बदल दी? कभी ऐसा कोई दिन आया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि कार्यकर्ताओं को महत्व देती है। अच्छा। और जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, जो मेरा नेचर था, मैं दिन रात काम किया। इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ करते थे वो पार्टी छोड़े, और पार्टी छोड़ने के बाद में मैहर के सारे मंडल अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी उनके साथ चले गए। मैं प्रयास किया, दिन रात काम किया, संगठन को मजबूत किया, संगठन का काम किया, और संगठन का काम करके आज ये स्थिति हुई कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे भरोसा जताया और मेरे को टिकट दिया, और वो सभी कार्यकर्ता मिल करके लगे और मेरे को विधायक बनाए। अगर सिंधिया जी आज कांग्रेस में होते तो आप भाजपा से विधायक होते? अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है जिसका मैं जवाब दे पाऊँ। हाँ। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर सिंधिया जी भाजपा में ना आए होते तो हो सकता कि मैं भी नहीं आ पाता। अच्छा सर, जब आप भाजपा में आए तो कुछ लोग आपको बाहरी नेता कहते थे, बाहर से आया हुआ नेता। तो आपको भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आपको अभी तक स्वीकार किया है पूरी तरह? मैं जो आपको महाराज की बात किया वो कांग्रेस में लागू होती थी, भारतीय जनता पार्टी में लागू नहीं होती। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही सब कुछ है। अच्छा। वहाँ पे लीडर नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जहाँ लीडर के दम पे कार्यकर्ता होता है, और यहाँ संगठन के दम पे नेता होता है। यहाँ जस्ट उल्टा है। अच्छा, नहीं, कार्यकर्ताओं का भी कहना होता होगा ना कि यार हम भाजपा में थे और हमें टिकट ना देकर बाहर से कोई आया है और उसे टिकट देकर आप। तो हमने काम किया, पार्टी सर्वे कराती है, कई एंगल पे सर्वे कराती है। अच्छा। और सर्वे के आधार पे टिकट दिए। और अगर ऐसी कोई दिक्कत होती तो फिर कार्यकर्ता अलग होता। तो मेरे को तो सभी कार्यकर्ता मिलकर के काम किया और मेरे को चुनाव जिताया। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बाहर से आया हुआ नेता या आयातित नेता हैं आप, कार्यकर्ता ने आपको महसूस कराया हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। काम अगर आप करेंगे तो काम की पूजा होती है। काम अगर आप करेंगे तो लोग आपको शिफ्ट करेंगे। 2023 में भाजपा ने आपको टिकट दिया, आपके मन में पहला विचार क्या आया? मेरे मन में जो था कि मैं अगर विधायक बनता हूं तो जिस स्पीड से अभी काम करता हूं उससे ज़्यादा कर पाऊंगा। उसमें क्या अधिकारियों को सपोर्ट मिलता है, पार्टी का सपोर्ट मिलता है और सरकार का सपोर्ट मिलता है। कभी लगा कि अगर मैं ये चुनाव हार गया तो मेरे राजनीतिक जीवन पर असर पड़ सकता है? अरे जीवन कोई राजनीति तो नहीं है भैया। अगर राजनीति जीवन हो तो फिर तो बहुत सारे लोग जीतते हैं, हारते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति में रहते हुए समाज की सेवा करते हैं। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि राजनीति में रह के ही सेवा की जा सकती है। राजनीति में रह करके सेवा करने में थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। अच्छा, ताकि आराम से अपन जनता की सेवा कर सकते हो बिना किसी दिक्कत हो के। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। नारायण त्रिपाठी जी से आपका राजनीतिक मुकाबला है। अगर आज आप उनको राजनीति को अलग कर दें तो आप उन्हें किस रूप में देखते हैं? देखिए, नारायण त्रिपाठी जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं। अच्छा। मेरे बड़े भैया इंदौर में रहते थे, उनके साथ वो रहते थे, मैक्सिमम मेरा संपर्क था। राजनीतिक मतभेदता हुई, हमारा कोई न लेन देन का कभी विवाद हुआ, न कभी किसी और एंगल पे विवाद हुआ, और मैं उनको बड़ा भाई मानता था। चुनाव हुआ, चुनाव जीत गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, बिंदास बताता हूँ मैं, कि चुनाव के बाद मेरे पता नहीं ऐसा क्यों मेरे मन में आया, और मैं बात करके उनसे मिलने भी गया। और जो पहले जैसे मिले भी आप उनसे? हाँ, मिलने गया मैं। अच्छा। और उनके पैर भी पड़ा। अच्छा, आपके पर्सनल जो व्यक्तिगत संबंध है वो अच्छे हैं? नहीं, व्यक्तिगत संबंध मेरे बुरे क्यों होंगे? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। पार्टी के चक्कर में? राजनीतिक विचारधारा नहीं मिलती थी तो हम अलग अलग थे। अच्छा, आप भविष्य में उनके साथ बैठकर चाय पी सकते हैं? क्यों? ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीति अलग है। हाँ। लेकिन व्यक्तिगत के संबंध में अपन इतनी कड़वाहट तो नहीं होनी चाहिए कि हम कभी मिलें तो बात न कर पाएँ और चाय न पिए। ऐसा नहीं होता। सर, मैहर जिला बने लगभग 2.5 साल हो गए हैं। एक आम आदमी ये पूछता है कि मैहर तो जिला बन गया, लेकिन जिला अस्पताल हुआ, कई सरकारी विभाग हुए और कलेक्टर कार्यालय, इन सब कामों के लिए आज भी उन्हें सतना जाना पड़ता है।
मैहर को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने प्रतिशत है जो 2.5 साल में मैहर जिला बनने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? आपको मैं बताना चाहूँगा कि अब किसी भी जनता को सतना कोई जिले के काम के लिए नहीं जाना पड़ता। जी। मैक्सिमम विभाग हमारे खुल गए हैं। हाँ। जब मैहर जिला बना तो मैहर जिला बनते ही कलेक्टर और एसपी साथ में आए थे और जिले की घोषणा हुई और कलेक्टर एसपी की घोषणा हुई। प्रथम कलेक्टर रानी बाटड़ जी थी और प्रथम एसपी हुए थे सुधीर अग्रवाल जी। तो हमारा कलेक्ट्रेट एक बिल्डिंग थी, उसको लेकर के उसमें कलेक्ट्रेट खोले। आज आपको मैं बताना चाहूँगा, बड़े गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि 3 जिले एक साथ बने थे। मऊगंज तो करीब 1.5 वर्ष पहले बन गया था जी। इसके बावजूद भी जो कार्यालय मैहर में है, न पंडूना में है, न मऊगंज में है। अच्छा। और मैं उस समय पे जो कलेक्टर आई थी उन्होंने मेरा अच्छा खासा सपोर्ट किया, क्योंकि जो भी प्रस्ताव बन के जाते हैं तो विभाग से जाते हैं, कलेक्टर बना कर देते हैं, उसको मैं परसू करता था और यहाँ प्रयास कर करके मैं आज 22 जिले के अधिकारी हमारे मैहर में हैं। सर, जैसे कलेक्टर कार्यालय है, सरकारी विभाग तो हम किसी बिल्डिंग में थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, पर जिला अस्पताल की अगर मैं बात करूं तो जिला अस्पताल में जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट हुआ या न्यूरोलॉजिस्ट हुआ, इन सब की व्यवस्था हो पाएगी मैहर में? कि आज सतना से भी पेशेंट बाहर जाते हैं, रीवा से भी पेशेंट बाहर जाते हैं, उसी तरह से मैहर से भी पेशेंट बाहर जाते हैं। अभी मैहर का जो जिला अस्पताल है, अब मैहर हमारा सिविल अस्पताल है, जिला अस्पताल की भी घोषणा नहीं हुई। जैसे जिले अस्पताल की घोषणा होगी वैसे सारे डॉक्टर जो आप बता रहे हैं वो सारे के सारे डॉक्टर आ जाएंगे, क्योंकि पहले जो हमारा सिविल अस्पताल था वहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है। और उसको लेकर के मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से, जो हमारे क्षेत्र के लीडर हैं, डिप्टी सीएम साहब से, और प्रदेश के जो मुखिया हैं हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, जो हमेशा छोटी छोटी बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, उनसे भी जाकर के निवेदन किया और मैं उनसे बात रखी कि जो अभी प्रेजेंट टाइम जो सिविल अस्पताल है वहाँ पे जगह की कमी है और इसके पीछे गोला मठ के पीछे वहाँ करीब 15 एकड़ ज़मीन हमने सुरक्षित कराई है। और उनसे मैं निवेदन किया कि अगर यहाँ पे जिला अस्पताल बनेगा तो लोगों को सुविधा होगी और जो फैसिलिटी उनको ठहरने के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, सबके लिए कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो हमारा बढ़िया आपका प्लान है? चलेगा। हाँ, ये है, इसको अपन जल्दी करा के ही बताएंगे। सर, अगर अगले चुनाव तक पूरी जिला व्यवस्था मैहर की पूरी खड़ी नहीं हुई तो आप इसे क्या राजनीति का सफलता मानेंगे? मैं आपको बताऊं, मेरे मन में लक्ष्य है कि भूमि पूजन हम वही करेंगे जिसका हम लोकार्पण करेंगे जी। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं हाँ। कि मैहर जिले का भूमि पूजन हो गया है और नवंबर 27, चुनाव तो 28 में है जी, नवंबर 27 में हम उसका लोकार्पण करेंगे जी। हमारे पुलिस कम्युनिकेशन एसपी कम्युनिकेशन सेंटर खुल गया है, एसपी ऑफिस करीब करीब है, पुलिस लाइन का काम बड़ी स्पीड से चल रहा है, फॉरेस्ट का भी टेंडर हो गया है, जिला पंचायत का भी टेंडर हो गया है, एजेंसी तय हो गई है, काम चालू हो गए। अगला जो हमारा 27 में जिला पंचायत के चुनाव होगा, मैहर जिले के नाम से होगा, उसके पहले हम परसीमन कराएंगे और इसके बाद में जिला पंचायत के चुनाव मैहर जिला बनेगा। अभी हमारा मैहर जिला पंचायत सतना और मैहर एक है जी। हमारे यहाँ एक सीओ और एक जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, लेकिन जो अगला चुनाव होगा मैहर अलग से होगा। अच्छा, उसकी अलग प्रक्रिया चालू जी, चालू हो गई है जी। ठीक है सर, मैहर को जिला बनाने का श्रेय कई नेता लेते हैं, हमने वीडियोस भी देखे और आपके विपक्षी भी लेते हैं कि हमारी प्रेशर में आकर भी इसको जिला बनाया गया। अगर आपको 100 अंक दिए जाएं उसमें बांटने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहेगा? मैं ये कभी किसी से भी नहीं बोला कि मैंने जिला बनवाया। हाँ। एक कार्यकर्ता, एक व्यक्ति मैहर क्षेत्र का आपको ये नहीं बोलेगा कि श्रीकांत चतुर्वेदी बोल रहे थे कि जिला मैंने बनवाया। ये कहना बिल्कुल गलत है। ये प्रक्रिया करीब 2008 से चल रही थी, चर्चाओं में चलती रही आई जी। इसके पहले जब 15 माह में कांग्रेस की सरकार आई और जो हमारे लीडर थे वो सत्ता भोगी थे, इस चक्कर में वो उधर गए और लोगों के बीच में बोले कि मैंने जिला बनाने के लिए पार्टी छोड़ करके यहाँ आया। हाँ। और कमलनाथ जी ने जिले की घोषणा की, जबकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि बिना परसीमन के, बिना गजट नोटिफिकेशन के आप कैसे जिला घोषित कर सकते हैं? क्या ये मजाक है कि आप एकदम से आए और बोल दिए मैहर जिला? कैसे जिला? कितना एरिया आएगा, रेवन्यू क्या होगा, पटवारी हल्का क्या होगा, कहाँ से आप सीमा खींचेंगे? नहीं खींचेंगे कि बगैर सीमा खींचे, बिना परसीमन के और बिना तय किए कि एक विधानसभा रहेंगे, 2 विधानसभा रहेंगे, कितने रहेंगे, कितने ब्लॉक रहेंगे, बिना तय किए आपने घोषणा कर दिया। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी आई और देखा कि ये गलत तरीके से है, फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे, तो पहले उसको उन्होंने कैंसिल किया। उस समय के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जी, पहले भी होने वाला था, जिला बनने वाला था, पर पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं थी, इसको फिर वापस कैंसिल हुआ। इसके बाद में हमने पूरी प्रक्रिया पूरी कैंसिल की, पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में फिर जिला घोषणा हुआ और एसपी कलेक्टर आए और काम चालू हो गया। आप अपने आप का कितना प्रतिशत योगदान मानते हैं मैहर को जिला बनाने में?
मैं आपको, ये तो सरकार है, जिसकी सरकार होती है, ये मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। हाँ। और लेकिन अधिकार तो होता है, लेकिन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। तो जो उस समय पे हमारे मुख्यमंत्री थे शिवराज जी चौहान जी, उसकी पहले पूरी प्रक्रिया पूरी करवाई, उसके बाद जिले की घोषणा की है। सर, आपकी पुस्तक का नाम है 2 साल बेमिसाल। अगर मैं उस पुस्तक को एक तरफ रख दूं और मैहर की जनता को जज बना दूं, तो आपके ये 2 साल जो हैं वो किस नाम से आपको याद रखेंगे, 2 साल बेमिसाल की जगह? देखिए, एक चीज़ तो है मैहर की जनता में एक आम मैसेज है, लोगों का कहना है कि हमारा विधायक सक्रिय है, काम करता है। लेकिन थोड़ा सा एक मेरा माइनस भी है। माइनस इसलिए है कि मैं कहने में बहुत ज़्यादा संकोच नहीं करता। अभी आपको मैं बता दूं कि जब मेरे किताब का विमोचन हुआ तो मैं उसके बारे में बोल रहा था। बोलते बोलते थोड़ा सा हल्का भावुक हुआ, तो फिर लोगों ने मेरे को बोलना चालू कर दिया कि ये बात अच्छी नहीं है, आपको भावुक नहीं होना चाहिए। मैं कहा भावुक नहीं हुआ मैं जिस लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैं बार बार लोगों से आह्वान करता हूँ, बार बार बैठक लेता हूँ। मैं आपको बता दूं, विधायक बनने के बाद मैं 5 बार बैठक ले चुका। अच्छा। पहली बैठक मैहर इन में लिया, लोगों को बुलाया, उनसे बोला कि ये विधायक अकेले मैं नहीं बना, मैं विधायक आप लोगों के आशीर्वाद से बना, आम जनता के आपके साथ आपने सहयोग से बैठक बना, इसमें आप सबका अधिकार है, मैहर के लिए क्या कर सकते हैं। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे सिद्धार्थ होटल है, वहाँ पे लिया, व्यापारियों के साथ में बैठा। इसके बाद में सरना पैलेस में बैठा, फिर दोबारा सरना पैलेस में बैठा। तो मेरे मन में है कि मैं पारदर्शिता लाऊं और लोगों की राय लूं और इसके बाद काम करें। मैं जब वो मेरी बैठक 5वीं बैठक थी, और जब मेरे को उस जो मैं अपेक्षा करता था लोगों को सहयोग नहीं मिला, तो मेरे को पीड़ा अचानक हुई कि मैं दिन रात लगा रहता हूँ, मैं पूरे मन से सेवा करता हूँ, और जिसके लिए मैं करता हूँ क्या अभी लोगों के मन में भाव नहीं है क्या? और अगर नहीं होगा तो फिर तो बेकार है, अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उस बात को लेकर के मैं हल्का थोड़ा सा भावुक हुआ था। अच्छा सर, आपकी पुस्तक में 210 करोड़ के विकास कार्य का उल्लेख है, उसमें जिक्र किया गया है, तो इससे एक आम आदमी को सीधे क्या फ़ायदा हो सकता है? नहीं, आपने नहीं ध्यान दिया, 210 करोड़ का नहीं है। हाँ। वो पुस्तक में करीब 1800 करोड़ का है। वो तो अपना जो शारदा लोकधाम को मिला के है। हाँ, पर उसको अलग करके 210 करोड़ के जो विकास नहीं, कार्य अलग से उसमें होंगे। तो माइक्रो सिंचाई योजना भी है। अच्छा। उसमें रिंग रोड भी है, उसमें 4 लेन भी है, उसमें जो 210 करोड़ है वो शहरी विकास के लिए है। वो पहले मैंने उसका पूरा प्लान तैयार करवाया। प्लान तैयार करके मैं आपको पहले भी बताया कि हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं बहुत ही संवेदनशील है, छोटी छोटी बातों को समझते हैं। तो जब मैं उनके पास गया तो सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करा करके गया। मैं आवेदन लेके नहीं गया कि मान लीजिए मेरे को 210 करोड़ रुपए दीजिए। 210 करोड़ का मैं प्रोजेक्ट तैयार करके लेके गया, उनके पास में गया, उसको उन्होंने देखा, समझा। इसके बाद में A+ करके सीएम मॉनिट में उन्होंने 10 करोड़ की मंजूरी दी। और उसमें हमारे जो नागरिक निकाय के जो मंत्री हैं, हमारे अग्रज आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका भी पूरी तरह से सपोर्ट है, और 210 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ। उसमें 2 किस्त जा भी चुकी और हमारे बहुत सारे काम भी चालू हैं। अच्छा सर, विपक्ष का कहना है कि जो विकास का काम जो है वो सिर्फ कागज़ों पे दिखता है, धरातल पे नहीं है। देखिए, होता क्या है, जैसे मैं अभी कलेक्ट्रेट की बात किया। हाँ। हमने कलेक्ट्रेट को भूमि पूजन किया। हाँ जी। उस पर कुछ र्यूमर फैला कि नहीं कलेक्ट्रेट नहीं बन रहा, यूं ही भूमि पूजन हो गया। आज इतनी स्पीड से काम चल रहा है। हाँ। और आज 40 करोड़ का कलेक्ट्रेट है, और आज हमने पूजन किया, और लोग बाग कल दूसरे दिन आकर बोले भैया आपने भूमि पूजन किया, कलेक्ट्रेट कहाँ है, नहीं दिख रहा। तो ये तो सोच सोच का विषय है। अब मैं समझता हूँ कि विपक्ष है, अगर ऐसा कुछ नहीं बोलेगा तो फिर उनको पूछेगा कौन। लेकिन मानसिकता थोड़ा स्वच्छ होनी चाहिए। जब अच्छा काम हो, शहर विपक्ष का भी है, अकेले शहर मेरा नहीं है, मैहर शहर सबका है। और मेरे मन में एक ही लालसा है कि मेरा मैहर कितना जल्दी हो जाए। मैं ये सबसे ये निवेदन करता हूँ कि थोड़े थोड़े जो अपने स्वार्थ हैं, थोड़े थोड़े, बहुत बड़े नहीं, उनको आप कम करिए। थोड़ा जिस तरह से आपका है उसी तरह से मैहर भी आपका है। और मैहर के बारे में आप सोचेंगे तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि 5 साल में मैं मैहर को ऐसे झलका दूंगा कि लोग सोचते रह जाएंगे। उसका कारण है कि हमारी सरकार छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती है। बहुत शानदार सर। माँ शारदा लोक आपकी अभी तक की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। आप इसको धार्मिक परियोजना देखते हैं, या फिर एक मैहर के विकास को आगे, या फिर उसका अर्थव्यवस्था जो है मैहर की वो बदलने वाला एक प्रोजेक्ट के रूप में देखते हैं? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब उज्जैन महाकाल लोक नहीं था तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु मैहर आते थे। अच्छा। सबसे ज़्यादा। इसके बाद जब महाकाल लोक का गठन हुआ तो फिर वहाँ की संख्या एकदम से 4 गुना हो गई उज्जैन की, और मैहर हमारा दूसरे नंबर में आ गया। आज जैसे हमारा माँ शारदा लोक का गठन होगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ
कि मैहर फिर से नंबर 1 होगा। और इसके बाद में जब बाहर से लोग आएंगे, हमारे यहाँ की होटलें बढ़ेंगी, व्यवसाय बढ़ेगा, तो धर्म के साथ साथ में, सनातन के साथ साथ में विकास का भी काम होगा, क्योंकि वो पैसा तो मैहर में ही लगेगा ना, तो होगा, मैहर में विकास होगा। अच्छा सर, लोगों को कहना है कि बड़े प्रोजेक्ट्स के कारण छोटे व्यापारियों को नुकसान होता है, उनके लिए कोई योजना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कि जैसे छोटे व्यापारी हों उनका धंधे में बहुत फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जैसे मां शारदा लोक का गठन हो रहा है, वहाँ पे कुछ लोग वहाँ मकान बनाए हुए हैं, कुछ लोग दुकान बनाए हुए हैं। तो हम लोगों का जो मां शारदा लोक का प्रशीमन हो रहा है, हम जा कर के उन लोगों से अपील भी की कि आप बिल्कुल परेशान न हो, जिसका जो मकान होगा हम उनको मकान की जगह मकान बना के देंगे, जिनकी जो दुकानें होंगी उनको दुकान देंगे, लेकिन जो मां शारदा लोक में एरिया आएगा उसको हम वहाँ से हटाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम उनको व्यवस्थित करेंगे हम। अच्छा, वहाँ दुकानें भी खुलेंगी मां शारदा लोक में, आप बना कर देंगे क्या? सारा कॉम्प्लेक्स बनेगा, दुकानें भी खुलेंगी। और व्यापार किनको करना, जो लोग वहाँ पे हैं, कोई बाहर से दुकान करने व्यापार करने तो नहीं आएगा। तो अभी अगर मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आज मैहर में करीब 35,000 से लेकर के 40,000 तक, 30, 35, 40 आते हैं सामान्य पे। जब मुंडन मुहूर्त होता तो 1.5 लाख लोग आते हैं। अच्छा। और मेला में तो 1.5-2 लाख तक भी जाते हैं, लेकिन समान परिस्थिति में करीब 35,000 लोग औसत आते हैं। तो वो व्यापार वही लोग करते हैं। और जब मां शारदा लोक का गठन हो जाएगा तो हमारी संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो व्यापार उनका बढ़ जाएगा, तो व्यापार तो उन्हीं का बढ़ेगा। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं आपकी वहाँ के व्यापारी, वहाँ के लोग परेशान होंगे? सर, आपकी पुस्तक दो साल बेमिसाल में श्रेष्ठ मैहर, समृद्ध मैहर और विकसित मैहर के बारे में जिक्र है। अगर 2030 में कोई बच्चा आप ये पूछे कि विधायक जी रहते हुए आपने उनके लिए क्या किया, मैहर को क्या दिया, तो आपका जवाब क्या होगा? ये तो मेरा 2 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड है। हाँ। मैं अपने पूरे कालकाल का रिपोर्ट कार्ड दूंगा। हाँ। और किसी को पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं खुद लोगों को एक एक चीज़ का हिसाब दूंगा, एक एक चीज़ का एक एक पैसे का हिसाब बता दूंगा उनको, तो वो मेरे से क्यों पूछेंगे? अच्छा, पूरा हिसाब आप देंगे जनता को? पूरा हिसाब दूंगा। मैं आपको तो बता दूं, अभी तो हुआ क्या, अभी क्या होता है, जब कोई आदमी काम करता है तो 1 साल तो हमको कागज़ तैयार करने में लग जाते हैं। मैहर जिला बना, हमने सबसे पहले यहाँ से ज़मीन इकट्ठे की। ज़मीन इकट्ठा करने के बाद विभाग वाइज कौन सा विभाग कहाँ चाहिए, वहाँ पे हमने उनको ज़मीन अलाट कराया। इसके बाद में यहाँ प्रपोजल तैयार हुआ, अब वित्त मंत्रालय में गया, वहाँ सेंक्शन हुआ, और एक क्रम से करते करते चले आ रहे हैं। मेरे मन में है कि जितने भी विभाग हैं, मैं प्रायः मैहर से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, मतलब जितना ज़्यादा अपन एरिया बढ़ाएंगे उतना हमारा शहर का आकार बढ़ जाएगा। हम सारे विभाग चाहें कि घंटा घर में ही इकट्ठे कर दें तो संभव नहीं है, हमारा फिर शहर बढ़ेगा कैसे? तो इसी को लेकर के हमने कलेक्ट्रेट को जो बनाया वो 7 किलोमीटर दूर बनाया। अच्छा। फॉरेस्ट ऑफिस, जो पुलिस लाइन बन रही है वो भी थोड़ा दूर बन रही है, जिला पंचायत भी बन रहा है वो भी थोड़ा दूर बन रहा है। हम केबी के भी बनाएंगे। गहवारा फार्म हमारे पास करीब 200 एकड़ ज़मीन है, तो आत्मा परियोजना की बिल्डिंग हमारी कंप्लीट हो गई। पूरी आगे की प्लानिंग को लेके बनाया कि जिस चीज़ को यहाँ होना चाहिए, थोड़ा एरिया बढ़ाते हुए? नहीं, ये तो हमको करना पड़ेगा। ये जिला कोई एक दिन के लिए तो नहीं है, लंबे टाइम के लिए है जी। तो हमको जो प्रोजेक्ट तैयार करना है लंबे टाइम के लिए करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पुराना रेस्ट हाउस है हमने उसको भी रिडेंसिफिकेशन में लगा दिया। PWD का जो ऑफिस था उसको भी रिडेंसिफिकेशन में लगा दिया। जो जेल था उसको भी लगा दिया। तो जो व्यक्ति मैं करीब 90-92 करोड़ का अभी बना है, और इसका ओपन होगा तो और ज़्यादा जाएगा। और जो कोई 100 करोड़ रुपये लगाएगा तो वो यूँ खाली तो नहीं रखेगा, तो वो उसको भी डेवलप करेगा, और इसके बाद जो पैसा आएगा उससे हमारे शहर का विकास होगा। सही है। तो ये हमारी प्लानिंग है, और मैहर को हम करेंगे, हम लोगों को जवाब देंगे और उनको बताएंगे कि अगर आपने भरोसा जताया मेरे ऊपर, आपने अपने आशीर्वाद से मेरे को विधायक बनाया, तो विधायक बनने के बाद मैंने ये मैहर में काम किया। आपके हिसाब से आपके मन में जो बात हो कि अगले चुनाव तक मुझे ये एक काम है जो मैहर को करके देना है, तो कौन सा रहेगा? अभी तो सबसे मेन जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मन में जो थी माइक्रो सिंचाई योजना जी, तो ये हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो सेंक्शन हो गई। उसका DPA मतलब टेंडर भी लग गया, और उसमें 400 हेक्टेयर खेती होगी, सिंचाई होगी, और 3 रबी होगी। और आप आश्चर्य मानेंगे, उसमें 10 फुट भी किसी भी किसान की ज़मीन नहीं गई। अच्छा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सबसे कम कीमत की 1,60,000 रुपये हेक्टेयर उसकी कास्ट बैठी। अच्छा, योजना की, तो वो था। इसके बाद में मैहर में रिंग रोड, जैसे रामपथ गबन है, रामपथ गबन से हम एक रिंग रोड निकाल रहे हैं, उसका DPR तैयार हो गया करीब 97 करोड़ का। और वो कुंजन तलैया होते हुए एक कलदा पहाड़ से ऊपर से एक रोड आ रही है, वो रोड को जोड़ेगी। और जो हमारा मां शारदा है मंदिर है, उसके पीछे से
पुरानी कुटी से होते हुए उदयपुर सेलरा से निकलते हुए आपका नकतरा जाएगी। तो अभी जो इधर से रिंग रोड है तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी और मैहर का जो ट्रैफिक है वो अपने आप बढ़ जाएगा और लोड खत्म हो जाएगा और लोगों को सुविधा होगी। अच्छा, तो एक काम जो रहेगा जो आप अपने अगले चुनाव से पहले करके देंगे कि यार ये पूरा मैं कंप्लीट करके दूंगा, ये मैहर की जनता को मिलेगा काम? सबसे ज़्यादा मेरे मन में है कि मैं हॉस्पिटल को नई जगह शिफ्ट करूं। अच्छा, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट टाइम जहाँ पे हॉस्पिटल है वो शहर के बिल्कुल घने एरिया में है और उसका रकबा बहुत कम है। उस सिविल अस्पताल के हिसाब से तो बहुत सही था, लेकिन जिला अस्पताल के हिसाब से अब वो हॉस्पिटल मैहर का नहीं कहलाएगा, वो हॉस्पिटल किसका कहलाएगा? जिले का कहलाएगा। जिले का जैसे कुछ लोगों का कहना है कि थोड़ा सा दूर है और उसकी दूरी बहुत मुश्किल से 1.5 से पौने 2 किलोमीटर है, तो वो दूर नहीं है। वो पहले वाला घंटा घर में था, उसके अपेक्षा दूर है। लेकिन वो जो हॉस्पिटल बनेगा वो जिला अस्पताल बनेगा और जिला अस्पताल में तो रामनगर के लोग भी आएंगे, हमारे पाटन के भी आएंगे और हमसे जो लगा हुआ पहाड़ है उचेहरा नागौद का, वो पूरा एरिया उसी से लगा हुआ है, तो वहाँ के लोग भी आएंगे। तो मेरी जो इच्छा है कि जिला अस्पताल मेरा वहाँ बने और पूरा प्रयासरत हूँ उसके लिए। मैं अपने जो नेता हैं उन लोगों के पास जा भी चुका और मेरे को आश्वासन भी मिला। सर, माँ शारदा धाम क्षेत्र में आपने शराबबंदी की, इस जो फैसले की आपकी काफ़ी सराहना हुई, इससे क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा वहाँ पे? देखिए, ये फैसला हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का है जी। और वो जो बोलते हैं वो करते हैं और बिंदास बोलते हैं, उनका भी नेचर है जी। और शराबबंदी के लिए है हम लोग प्रयासरत भी है। हमारे जो कमिश्नर साहब आए हुए हैं राजपूत जी, उन्होंने सबसे पहले सूखा नशा पे अच्छा खासा प्रतिबंध लगाया और इस तरफ भी उनका मन है और 100% हम ये कह दे दावा कर दें कि नहीं टोटल प्रतिबंधित हो गया है तो संभव नहीं है, लेकिन दुकानों हमने बंद कर दिया है और जितना संभव है हम रोकने का प्रयास करते हैं। अवैध शराब के लिए भी कोई योजना है आपकी? मतलब हाँ, अवैध शराब की अच्छी धरपकड़ हो रही है और जो मिलता है उस पर केस रजिस्टर्ड होता है और कार्रवाई होती है। अच्छा सर, मैहर में बड़े बड़े सीमेंट उद्योग हैं, लेकिन मैहर के युवाओं का कहना है, स्थानीय युवाओं का कहना है कि मैहर के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, बाहर के लोगों को नौकरियां ज़्यादा मिलती है। आपने कभी इन कंपनियों के साथ बैठकर स्थानीय भर्ती के लिए कभी दबाव बनाया है? मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जी कि ये मैहर में जो भी उद्योग है वो कोई अभी नहीं बैठे जी। कोई उद्योग बैठा है 40 साल पहले, कोई उद्योग बैठा है 25 साल पहले, कोई उद्योग बैठा है 15 साल पहले। तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उन्होंने कवर किया और फैक्ट्री चालू किया। अब जितने लोग आते हैं उसके लिए मैं दबाव बनाता हूँ, लेकिन मैं कह दूँ कि आपने जिनको रखा उनको हटा करके अब मैं विधायक बन गया हूँ तो मेरे लोगों को रख दो, तो मैं नहीं समझता कि उचित कहलाएगा। तो जब वो फैक्ट्रियाँ बनी, जब उस टाइम के जनप्रतिनिधि थे वो उनका दायित्व था कि टोटल लोकल लोगों को रखवाएं, बाहर के लोगों की एंट्री न होने दें। लेकिन आज जो ऑलरेडी है वहाँ पे सर ज़्यादातर देखा मैं आपको बताना चाहूँगा अल्ट्राटेक जो है वो 80 के पहले का है। अच्छा, अब 80 और आज 25 की तो 45 साल से ज़्यादा हो गया जी। इसके बाद में केजीएस का भी करीब 15-20 साल हो गया। बिरला है, एमपी बिरला का हो गया, उसका भी पहले हो गया। हाँ। तो जब वो प्लांट बनेगा तब लोग अपने कर्मचारी स्टाफ रखेंगे। आज 5% 10% कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो अपन उसके लिए दबाव बनाते हैं, वहाँ के मैनेजमेंट यूनिट हेड को बुलाते हैं, HR हेड को बुलाते हैं और बीच बीच में परामर्श करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसके लिए क्वेश्चन भी लगाया था। अच्छा, कि कि आपके यहाँ का CSR का पैसा कहाँ जाता है और आप चूँकि हमारे क्षेत्र में आप काम करते हैं, हमारे यहाँ का हवा ख़राब होती है, प्रदूषण, पानी और ज़मीन खराब हो रही है, धूल भी उड़ती तो उपयोग आप हमारे यहाँ कर रहे हैं, तो जो CSR का पैसा आप हमारे क्षेत्र में खर्च करेंगे उसका परिणाम है कि अब 1.5 साल से वो पैसा हमारे क्षेत्र में हो रहा है। उनसे हम हिसाब लेते हैं कलेक्टर के माध्यम से और उनको हिसाब देना पड़ता है। तो वो इस तरह से हमारे क्षेत्र का डेवलप होता है। आने वाले समय में आप स्थानीय भर्ती को लेकर युवाओं के लिए आप प्रेशर बनाएंगे उन पर? मैं कंटिन्यू बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो अपेक्षाएं हैं लोगों की, जो हमारे जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो पढ़ लिख करके वो पीड़ित तो हैं और उनमन में क्षोभ भी है, वो मेरे पास आते भी हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक दिन में कम से कम 60 70 लड़के आते हैं। अच्छा, उनको देखकर मेरे को तकलीफ होती है। लेकिन आप ये बताइए कि विधायक बन जाने का मतलब थोड़ी ना कि अपन किसी के प्लांट को, पुराने कर्मचारी को एकदम से भगा करके नए को कर ले। हम उसमें देखते हैं जितना संभव उनको रखने का प्रयास करते हैं। अच्छा सर, अगर आज केजीएस और बिरला उद्योग के अगर आपके पास सामने HR बैठा हो तो आप उनसे मांग क्या रखेंगे? HR की क्षमता मैं जानता हूँ, मतलब उनके कंपनी के बिहाफ पर आपसे बात करने आए हों? हाँ, तो उनसे जो उनका है सराउंडिंग जितने लगे हुए गांव हैं, करीब 31 गांव हैं,
उनके माध्यम से हम वहाँ पानी के भी पहुँचवाते हैं। जो छोटे छोटे स्कूल के काम हैं, रोड के काम हैं, समुदाय भवन है, आंगनबाड़ियाँ हैं और नाले वगैरह हैं, स्टाफ डैम है, ये हम उनसे पूरा काम करवाते हैं। ये हम उनसे काम करवाते हैं। सर, रिंग रोड की मांग भी काफ़ी समय से मैहर में चल रही है, आज उसकी स्थिति क्या है? रिंग रोड के लिए आपको बताया ना मैं कि जो चित्रकूट से होते हुए रामपथ गवन आगे जा रहा है, जी जी। तो रामपथ गवन से हम रोड एक निकाल करके इचौल से होते हुए और पीछे लेके आएंगे कुंजन तलैया। कुंजन तलैया से एक हमारे एक 4 लेन आ रही है कलदा पहाड़ से। अच्छा। हाँ, और वो कलदा पहाड़ से होते हुए देवी से रोपवे होते हुए अपने मैहर घंटा घर में जाके समाप्त होती है। तो उस रोड के पीछे से हम एक रोड निकालेंगे, वो रिंग रोड जाकर के कटनी रोड में मिलेगी। अच्छा, आपके कार्यकाल में रिंग रोड देख पाएंगी जनता मैहर की? मेरा पूरा प्रयास होगा। सर, आपने आपके क्षेत्र में किसानों के लिए और ओलावृष्टि के लिए काफ़ी मजबूती से मुद्दा उठाया था, पर आज भी कई किसानों की शिकायत रहती है कि हमें मुआवजा समय से नहीं मिलता। समस्या कहाँ है? कोई भी प्रक्रिया में टाइम लगता है। अच्छा। अगर हम कभी पिछले दिन देख लें तो हमको संतुष्टि होगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं जब विधायक बना तो हमारे यहाँ सिंबल की लाइन लगी हुई थी 850 लोगों की। आज मुश्किल से 100 लोग बचे हैं। अच्छा, आप समझ रहे हैं ना? तो उसको देख करके प्राथमिकता के आधार पे हम महत्व देते हैं, काम करते हैं। लेकिन आज अपेक्षा तो होती है, होना भी चाहिए। अब किसान का नुकसान आज हुआ है, हम उसको 1.5 साल बाद देंगे तो उसको पीड़ा होगी। हाँ। लेकिन उसकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रिया को पूरी करके हम जल्दी से जल्दी दिलाने का प्रयास करते हैं। सर, किसानों का कहना है कि जो उसकी मुआवजा है वो कम से कम 7 से 8 महीने बाद आता है, तब तक दूसरी फसल का समय आ जाता है, तो उनको बड़ी परेशानी है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले का मुआवजा देख लीजिए, आज का मुआवजा देख लीजिए, कितने गुना बढ़ा हुआ है। अभी आप विपक्ष का काम है, अभी हल्ला मचा रहे थे कि खरीदी नहीं हो पा रही। हाँ। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आंकड़े उठाइए, पिछले आंकड़े में इस बार के आंकड़े में जैसे डबल गेहूं के हुआ, हमारे पास रखने की जगह नहीं है। तो विपक्ष का तो काम है हल्ला मचाना। आपको लगता है कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर काम की ज़रूरत है, वहाँ पे कहीं कमी रह गई है? उसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है। अच्छा। खरीदी केंद्र में मैं खुद जा करके देखता था। आप खुद जायज़ा लेते हैं? हाँ, पता करता था। और हम लोगों ने पहले एक पॉलिसी अपनाई थी कि जो छोटे किसान हैं, किराया उनके उसी समय शादी का सीज़न होता है, तो वो क्या करते हैं कि कम रेट पे व्यापारियों को दे देते हैं, तो उनको ऐसा ना करना पड़े। इसलिए प्रथम हमने छोटे छोटे जो किसान थे उनकी खरीदी की, और जैसे खरीदी करते हैं उसके 1 हफ्ते के अंदर उनके खाते में पैसा चला जाता है, तो काम आ जाता है। तो पहले छोटे किसानों की हमने खरीदी की, इसके बाद में फिर बड़े किसानों की हमने खरीदी की। सर, मैहर और उसके आसपास के क्षेत्र के जो किसान हैं, अगर उनको आज भी उसको किसी को मुआवजा नहीं मिला हो तो वो आपसे क्या उम्मीद रख सकता है? नहीं, हम जाएंगे, उसकी कार्रवाई कराते हैं, कलेक्टर के पास बैठते हैं, उसकी जनसुनवाई पूरा होती उसका है। साथ देंगे हाँ, आप? पूरा 100%। वो जनता किसान, आपको मालूम है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं जी। और उसके लिए कृषि यंत्र जितने हैं उस पर छूट देते हैं, खाद बीज पे देते हैं। हम सेमिनार लगा रहे हैं, हम गांव-गांव जा रहे हैं, बैठक ले रहे हैं, हमने अभी किसान रथ निकाला। तो ये तो हमारी प्रक्रिया है सरकार की। सर, आपने बात की कि गांव और वार्ड जाते हैं आप, गांव और वार्ड जाते समय आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या दिखती है कि कहीं पे जो शिकायत सबसे ज़्यादा आती है? देखिए, जो शिकायतें आती हैं, छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं, उसके लिए विधायक निधि होती है और मुख्यमंत्री स्वेच्छा निधि से भी हम लोग काम कर रहे हैं और पर्याप्त काम हो रहा है। तो कौन सी शिकायत है जो सबसे ज़्यादा आती है छोटे छोटे गाँवों में या वार्डों में? गाँव में जैसे आपको बता रहा हूँ कि अभी कोर्ट का आदेश आ गया था कि स्कूलों पे बारातें नहीं ठहरेंगी, तो उसको लेकर के हमने अभी प्रयास किया कि हर पंचायत पे एक सामुदायिक भवन के रूप में बन जाए, तो जैसे वहाँ बारात ठहरने का काम हो जाए तो वो उनकी समस्या पूरी हो जाए। रोड का है, नाली का है, और उचित मूल्य की जो दुकानें हैं, तो प्रायः क्या होता है कि वो प्राइवेट जगह रखते हैं, कभी कभी चोरी हो भी जाती है, नहीं तो सेल्समैन खुद भी बोल देते हैं। तो उसको दूर करने के लिए हर करीब 10-12 लाख रुपए हम दे करके और उचित मूल्य की दुकान बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, मैहर के विकास को लेकर कोई सा ऐसा मुद्दा है जो आपको रोज रात को भी सोचने पर मजबूर कर दे कि यार ये करना है मुझे किसी भी हालत में? देखिए, मैहर को सोचने के लिए मजबूर इसलिए है कि मैहर जिला बना। हाँ। और जब जिला बनता है तो एक प्रक्रिया है, ऑफिसें खुलेंगी, लेकिन अगर आप सक्रियता है आपकी तो आप उसको बहुत भी पहले काम कर ले जाएंगे, और नहीं तो नहीं करना तो ठीक है, वो तो एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे चलती रहेगी, होता रहेगा। तो मेरे मन में एक जज्बा है कि ऐसा मौका क्यों आया, इसके पहले जिला क्यों नहीं बन गया, मैं जब विधायक बना तभी क्यों बना, तो ये काम करने का मेरे को मौका मिला। इसको मैं भुनाने का पूरा प्रयास करता हूँ और छोटी छोटी बातों को देख करके, समझ करके, और फिर भोपाल आकर के और ऊपर बैठ करके उसका निराकरण निकालने का प्रयास करता हूँ।
सर, आपने 2 साल बेमिसाल जो कार्यक्रम किया था उस पर आप भावुक हो गए थे। एक नेता का इस तरह भावुक होना कमज़ोरी कहलाएगा या फिर जनता के प्रति प्रेम आप कहेंगे? नहीं, कमजोरी तो नहीं है। हाँ। बात जब अब कभी कभी आप गौर करिए हाँ। कि कोई अच्छा काम करता है हाँ। और उसके दुखते नस में हाथ कोई रख देता है तो वो मन में थोड़ा सा अंदर से भावुकता आ जाती है। किसने रख दी? वो क्षण आया जब मैं बात किया तो सामने मैहर के बड़े प्रतिष्ठित लोग बैठे थे, व्यापारी बैठे थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, पत्रकार थे और वहाँ के जितने भी व्यापारी संघ के थे, मतलब सभी को मैं बुलाया था और 2 दिन की तैयारी में करीब 1200 बड़े प्रबुद्ध जन लोग बैठे थे। अच्छा। तो जब उनके सामने वो किताब आई तो उन्होंने वहाँ से मेरे को प्रोत्साहित किया, तालियां बजाए। हाँ। पता नहीं ऐसा क्या क्षण आया तो कि आपके मन में क्या चल रहा था उस वक्त जब आप भाषण दे रहे थे और भावुक हो गए? तो उसके उस वक्त मैं आपके मन में अपने क्या लाइफ चल से थोड़ा भटक गया था। मैं बहुत कुछ बताना चाहता था लोगों को कि आपका सपोर्ट हो तो मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं। रहा? तो भावुक हो गए? हाँ, फिर प्रकट में। मैं लाइन से थोड़ा बाहर हो गया अच्छा, था। अच्छा, अच्छा। सर, अगर आज मैहर की जनता ये पॉडकास्ट देख रही हो और वो बोल रही हो कि जिला की, विभागों की, अस्पतालों की हमें भी चिंता है, तो आप उन्हें क्या भरोसा दिलाएंगे? आप उनसे क्या कहेंगे? उनको संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं आपसे करीब आधा घंटा से बात कर रहा हूँ। इस बात से आप निष्कर्ष निकाले होंगे जी। कि मैं पारदर्शिता रखने का आदी हूँ। जी। कमियाँ मेरे में भी हैं। आपको ऐसा कुछ लगा तो आप शेयर करो, आप बताओ कि यहाँ पे आपने गलत किया, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। उसी को लेकर के करीब 20 लोगों की मैंने टीम बनाई। उसमें आर्किटेक्ट भी है, डॉक्टर भी है, पत्रकार भी है, अच्छे व्यापारी भी है, सामाजिक संस्था के एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं। उनको मैंने बताया कि हर चीज़ का ज्ञान मेरे को नहीं है, आप मेरे को बताएं, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और लेकिन हम काम कर ना पाएँ, गलत आश्वासन दें, झूठ बोलें, वो मैं पसंद नहीं करता। और उसी को लेकर के जैसे मैं जनता दरबार लगाता हूँ, हर शुक्रवार को मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाता हूँ, 1.5 से 2 घंटे वहाँ बैठता हूँ। वो एक तरह से प्रेसिडेंट टाइप का हो गया। और मैं अभी पिछली बार जब गया तो मेरे को बड़ा अंदर से अच्छा लगा कि 5 लोग बाहर गेट के बाहर बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं गया, सही ढंग से वो बात करें तो वो जो बात करते हैं उसको मैं पूरा कराता हूँ। और आप जानते हैं कि ये काम ये सामने वाला नहीं कर सकता है, ये गलत है, इसके बाद ज़बरदस्ती की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा 1-2 बार बताता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा लाउड हो जाता हूँ। तो फिर लोग बाग विपक्ष तो होता है तो उसको दूसरे तरीके से पेश करने लगते हैं। तो वो है, लेकिन जनता सब समझती है। कोई संदेश हो जो आप मैहर की जनता को देना चाहते हैं आपकी तरफ से? मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये मैहर सब आप लोगों का है, जिला बना है, आप लोग गौरवशाली हैं। उसी बीच में विधायक बना हूँ, मैं आप लोगों का सेवक हूँ। आप लोग सब साथ दें, बैठ करके डिस्कस करें। जहाँ मैं गलत करूँ तो मेरे हाथ पकड़ के खींचें, उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। मेरा व्यक्तिगत ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है, न मैं कभी किसी से ऐसा द्वेषता रखता हूँ। अगर कोई कमी बात हो भी जाती है, मनमुटाव होता तो उसको बैठ के दूर किया जा सकता है। आपका अगला बड़ा राजनीतिक लक्ष्य क्या होगा? मैहर का विधायक। एक नेता जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? मैं तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हूँ। और हमारे जो देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनका एक लक्ष्य है समृद्धि से सिद्धि तक और 2047 विकसित भारत का, तो उसी को लक्ष्य के लेकर के मैं छोटा सा एक कदम चलने का प्रयास मैहर में कर रहा हूँ। एक वाक्य में श्रीकांत चतुर्वेदी कौन है? श्रीकांत चतुर्वेदी एक मैहर का एक सामान्य नागरिक है और जिसका उद्देश्य है लोगों की मदद करना, वो करने का मैं प्रयास करता हूँ। 2028 में चुनाव लड़ेंगे या उससे आगे भी जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये हम अपने पे निर्णय नहीं ले सकते जी। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेगा। अगर वो उस योग्य मेरे को समझेंगे, टिकट देंगे तो चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा जिसको टिकट देंगे मैं निष्ठा के साथ में, तन्मयता के साथ में, समर्पण भाव से। और ये एक मैहर में श्रीकांत की पहचान है कि श्रीकांत जो बोलता है वो करता है। बहुत बढ़िया विचार है सर आपके कि पार्टी डिसाइड करेगी, ये मैं डिसाइड नहीं करूँगा। ठीक। मैहर जिम्मेदारी, अवसर या भावनात्मक जुड़ाव है? भावनात्मक जुड़ाव मैहर से मेरा। जिम्मेदारी तो जब भाव है तो फिर जिम्मेदारी अपने आप बढ़ जाती है। अच्छा, ठीक ठीक। विधायक या मंत्री? विधायक। पद या प्रभाव? देखिए, मैं आपको पहले बताया कि पद की आवश्यकता पड़ती है काम करने के लिए, लेकिन अगर आपको सेवा करना है तो आप बिना प्रभाव के भी सेवा कर सकते हैं। एक शब्द में मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश का राज्य है। आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ, अभी जो थोड़ी सी बीच में समस्याएं थी, जो कांग्रेस ने बसों का संचालन बंद कर दिया था, तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में बोला
कि रक्षाबंधन में हमारी बहनें हमारे बसों में बैठ करके अपने भाइयों को राखी बांधने जाएंगी और उनका एक ही लक्ष्य है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। उन जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जो देश के विकास में लगे रहते हैं, तो उसके आदर्शों को चलते हुए दिन रात उनकी सेवा में लगे। राजनीति में ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ईमानदार छवि या परिणाम? परिणाम तो जरूरी है। अगर परिणाम नहीं मिलेगा तो आपकी ईमानदारी किसी काम की नहीं है, तो आपको परिणाम भी देने पड़ेंगे ईमानदारी के साथ साथ। एक उपलब्धि जिस पर आप सबसे ज़्यादा गर्व करते हो? मैं तो माइक्रो सिंचाई योजना जो लेके आया, हाँ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं है, लेकिन इतने टाइम पे मैं लेके आया। वहाँ के किसान, जब मैं गया तो आप आश्चर्य मानेंगे, 3 घंटे में वहाँ पे 600-700 किसान इकट्ठा हो गया था। अच्छा। तो वो एक मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बाकी तो जिले के कार्यालय हैं तो होंगे, मैं होऊंगा या कोई होगा तो करेगा। बस इतना अंतर आएगा कि एक अच्छा कार्यकर्ता होगा तो फास्ट हो जाएगा, बाकी तो होने। लेकिन जो माइक्रो सिंचाई योजना का जो मेरे को मिला, वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक शब्द में आपकी राजनीति कैसी है? मेरी राजनीति तो पारदर्शिता वाली है। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट है पूरा जो है। मैं तो ओपन काम करता हूँ। ओपन मैं काम तो है। किसी को बोलना है तो बोलने में संकोच नहीं करता। अब सर मैं कुछ लोगों के नाम लूँगा और ऑप्शंस दूंगा आपको, उसमें से आपको चूज़ करना है। नारायण त्रिपाठी, दोस्त दुश्मन या राजनीतिक चुनौती? देखिए, राजनीतिक चुनौती तो है और दुश्मन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा। भाई प्रतिद्वंद्विता है, वो राजनीति में वो है, मैं भी हूँ, तो इसमें दुश्मन जैसी कोई बात नहीं है। और दोस्त? दोस्त नहीं, मैंने बोला मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, बॉस, गॉडफादर या मार्गदर्शक? जब मैं कांग्रेस में आया तो मेरे अच्छे मार्गदर्शक थे जी। ग्रैंडफादर जैसी बात तो मैंने किया भी नहीं और ऐसा। अच्छा, मार्गदर्शक हैं आपके। डॉक्टर मोहन यादव, सख्त मुख्यमंत्री या सरल इंसान? इंसान सरल है, हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री सख्त है। अच्छा। अगर प्रशासक सख्त नहीं होगा, मैं नहीं मानता कि वो सफल हो पाएगा। मैहर जिला एक शब्द में? मैहर जिले का नक्शा 24 घंटे मेरे दिमाग में बैठा रहता है। अच्छा। और उसी के अनुसार मैं काम कर रहा हूँ और मेरा प्रयास है कि 2028 तक मैहर अपना स्वरूप ले ले। हमारा आखिरी सवाल है, कांग्रेस पार्टी बीता हुआ कल या डूबता जहाज? कांग्रेस में मैं था हाँ। तो कांग्रेस को भी देखा। हाँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हाँ। और आज भारतीय जनता पार्टी में तो पार्टी को भी देख रहा हूँ, तो वहाँ तो संगठन नाम की कोई चीज़ ही नहीं। हाँ। वहाँ तो अगर कोई आपका लीडर है मजबूत तो कुछ दिन आप सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो काम के दम पे आप नहीं चल सकते हैं। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी ये कैडर बेस्ड पार्टी, लीडर बेस्ड पार्टी नहीं है। यहाँ संगठन ही सब कुछ है। आपका परिवार इतना मजबूत है कि कहीं आप डगमगाएंगे ना तो सारे लोग सपोर्ट में लग जाते हैं। अच्छा। और आपकी मदद करते हैं। तो आप क्या मानते हैं, कांग्रेस पार्टी को डूबता जहाज या बीता हुआ कल? हाँ, मैं तो संगठन नाम की वहाँ पे कोई चीज़ नहीं, जिस चीज़ का संगठन नहीं होगा तो डूबता जहाज है। जहाज कहलाएगा। अच्छा सर, ये हमारा आज का पॉडकास्ट पूरा हुआ। सर, आज आपने पूरी अपनी खुलकर बात रखी। आपके संघर्ष से लेके मैहर के विकास तक हमने आज सारी चर्चाएं की। उम्मीद है कि मैहर की जनता को अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। लोकतंत्र में सवाल पूछना भी ज़रूरी है और जवाब देना भी ज़रूरी है। आज आपने दोनों जिम्मेदारियां निभाने का प्रयास किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द कपिल शो में आने के लिए और आपका कीमती समय हमें देने के लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कीमती समय तो आपने मेरे को दिया और आपने ऐसे क्वेश्चन किया, लेकिन थोड़ा सा मैं बिंदास के रूप में कुछ ऐसे क्वेश्चन हो भी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरे बात से अगर आपके संस्थान को या मैहर के लोगों की भावनाओं में कोई ठेस पहुँची हो, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन नेचर के अनुरूप जो मेरे मन में आता है मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। बहुत अच्छा रहा, ये आपका बड़प्पन है, आपने इतने अच्छे शब्द हमारे लिए कहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और मैहर की जनता से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर इस पॉडकास्ट में कुछ छूट गया हो तो अगले पॉडकास्ट में हम ज़रूर कवर करेंगे। आपके विधायक से आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाएँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। मैं कपिल, एक नई कहानी, एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए द कपिल शो से। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।